नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष सोमवार को 2 दिवसीय दौरे पर राजधानी पहुंचे, जिसके बाद पूरे दिन बैठकों का दौर जारी रहा है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल हुए और साथ ही भूपेंद्र सिंह को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बने हुए अब करीबन 4 महीने का वक्त पूरा हो गया है। निकाय चुनाव भी टल चुके हैं, तो ऐसे में भूपेंद्र चौधरी की नई टीम को लेकर विचार विमर्श हुआ है। साथ ही पार्टी नेताओं के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आगामी कार्यक्रमों और आयोजनों को लेकर विस्तार से चर्चा भी हुई है और समीक्षा भी। इस बैठक के दौरान क्या कुछ खास रहा, बता रहे हैं खुद भूपेंद्र चौधरी। सुनिए। नोटबंदी से संबंधित 58 याचिकाएं आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दी हैं और नोटबंदी को सही ठहराने का काम माननीय उच्चतम न्यायालय ने किया। और ये उन लोगों पर तमाचा है जो नोटबंदी को लेकर प्रश्न खड़े करते थे। आज उत्तर प्रदेश की सरकार में भी निकाय चुनाव को समय सीमा बढ़ाने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। उस याचिका को भी सरकार ने हमारे स्वीकार कर लिया है और 4 तारीख उसमें हियरिंग में लगी है। मैं आपके माध्यम से हमारी जो पार्टी की योजनाएं हैं, हमारी पार्टी के कार्यक्रम हैं, वो सभी गरीब कल्याण की योजनाएं, हमारी सरकार की सभी लाभार्थी परक योजनाएं आम आदमी तक कैसे उसका लाभ पहुंचे, आज उसकी चर्चा हम लोग अपने संगठनात्मक दृष्टि से इन बैठकों के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा संगठन है, कैडर है, हमारे कार्यकर्ता हैं, उनकी सक्रियता के आधार पर हम जनता से जुड़े विषय, जो जनता के कल्याण से जुड़े विषय हैं, जनता को जो प्रत्यक्ष लाभ देने वाली सरकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को प्रत्यक्ष रूप से जनता को लाभ मिले, इसकी व्यवस्था पार्टी के द्वारा हम लोग सुनिश्चित कर लेंगे। तो इस बीच आपको बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर अहम जानकारी राजधानी लखनऊ से। भाजपा कोर ग्रुप की बैठक जारी है। सीएम आवास पर ही बैठक हो रही है। बैठक में बीएल संतोष भी मौजूद, भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह भी बैठक का हिस्सा है। बड़ी खबर अहम जानकारी राजधानी लखनऊ से आपको दे रहे हैं। पूरे दिन बीएल संतोष के आने के बाद बैठकों का दौर जारी रहा, लेकिन अब कोर टीम की जो बैठक है वो चल रही है सीएम आवास पर। 5 कालिदास मार्ग पर यह बैठक चल रही है। बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। ग्राउंड जीरो से अनूप हमारे साथ में जुड़ गए हैं, सहयोगी संवाददाता। अनूप, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बेहद खास रहा राजधानी के लिए आज का दिन और भाजपा के लिए भी। बीएल संतोष पहुंचे हुए हैं और जब भी बीएल संतोष आते हैं तो उसके बाद आमूलचूल परिवर्तन नजर आते हैं। परिवर्तनों की दस्तक भी हो चुकी है। दयाशंकर से उनका पद लिया जा सकता है, किसी और के पास जा सकता है। साथ में कोर ग्रुप की बैठक भी चल रही है। देखिए, मुख्यमंत्री आवास पर कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सुनील बंसल, बीएल संतोष बैठक में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक में मौजूद हैं। दोनों डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद हैं। कोर ग्रुप की जो बैठक चल रही है, आज पूरे दिन जो बीएल संतोष ने बैठक ली है, उत्तर प्रदेश के सभी प्रदेश अध्यक्षों की, सभी प्रदेश प्रभारियों की और संगठन के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई और आगामी चुनाव को लेकर के कि निकाय चुनाव में किस तरीके से अभी तक भाजपा का प्रदर्शन रहा है, भाजपा ने क्या तैयारियां की हैं और 2024 को लेकर अब तक क्या तैयारियां चल रही हैं और आगे दिशा निर्देश क्या कुछ दिए गए हैं। उसके बाद अब 7 बजे कोर ग्रुप की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर शुरू हो चुकी है, क्योंकि संगठनात्मक बदलाव को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं, उसको लेकर बीएल संतोष ने एक बैठक मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में यहां पर चल रही, जिसमें जो तमाम जो संगठन के पदाधिकारी थे वो अभी समय मंत्री बन चुके हैं, उनके पद खाली हैं। और दूसरी बात, अभी फरवरी में ही संगठन का जो कार्यकाल भी पूरा हो रहा है, ऐसे में बदलाव की जो आवश्यकता है उसको लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में चर्चाएं होती हैं, उसकी लिस्ट बनाई जाती है, लेकिन फाइनल जो मुहर है वो केंद्रीय नेतृत्व उस पर लगाता है। ये जो बैठक है, इसमें दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री वर्तमान में है, संगठन का पद भी उनके पास है, उनका पद लिया जा सकता है, किसी और को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ए.के. शर्मा भी संगठन में पद उनके पास है, वर्तमान में ऊर्जा मंत्री हैं, नगर विकास मंत्री हैं, उनका पद लिया जा सकता है, किसी और को सौंपा जा सकता है। नरेंद्र कश्यप वर्तमान में मंत्री हैं, उनका भी पद लिया जा सकता है।
तमाम ऐसे लोग हैं। जेपीएस राठौर की बात करें, वर्तमान में सहकारिता मंत्री हैं, संगठन में भी पद उनका है, उनका पद लिया जा सकता है, किसी और को दिया जा सकता है। अब बारी आती है पूजा, क्योंकि किसको दिया जाए। तो ऐसे में जिसकी जितनी भागीदारी होती है संगठन में, काम जिसका बेहतर होता है, मुझे लगता है उसी को पद दिया जाएगा। जिसमें पूर्व सरकार में गन्ना मंत्री रहे सुरेश राणा को भी कोई पद मिल सकता है। महेंद्र सिंह पूर्व मंत्री रहे हैं, सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चहीते कहे जाते हैं, उनको भी कोई पद दिया जा सकता है। तो तमाम इस नामों पर कोर ग्रुप में चर्चा हो रही है। चर्चा होने के बाद पूरी जो सूची होगी वो बना के केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी। उसके बाद निर्णय केंद्रीय नेतृत्व लेगा कि संगठन में किसको कौन सी जिम्मेदारी मिलने वाली है, क्योंकि 2024 को जो लक्ष्य है, इसी कोर ग्रुप्स के साथ, इसी नई टीम के साथ, उसी हिसाब से जो संगठन में बदलाव किए जाएंगे। कौन सा आदमी कहां पर फिट बैठेगा, किसके नेतृत्व में कहां पर प्रभाव पड़ेगा, इन सब चीजों को लेकर, क्योंकि जातिगत भी समीकरण संगठन में साधने होंगे और जो लोकप्रियता भी देखी जाएगी कि किस व्यक्ति की कितनी लोकप्रियता है, जाति समीकरण उत्तर प्रदेश के हिसाब से कहां पर फिट बैठते हैं, वो सब तमाम चीजों को देखते हुए आज कोर ग्रुप में जो बैठक होगी, उसके बाद इसकी रिपोर्ट जब जाएगी, फिर उसमें केंद्रीय नेतृत्व इस मामले पर निर्णय ले सकेगा। पूजा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आखिरी फैसला केंद्रीय नेतृत्व का यानी कि आलाकमान का होगा, लेकिन उसके पहले कोर ग्रुप की बैठक जरूर चल रही है और बैठक में नामों पर चर्चा भी हो रही है। और नामों पर चर्चा यानी कि सुगबुगाहट तेज की बदलाव तो हो सकता है। दूसरी तरफ मैनपुरी में क्या हुआ? मैनपुरी में सपा मुखिया अखिलेश यादव सैनिक स्कूल पहुंचे हुए थे। इस दौरान अखिलेश ओबीसी आरक्षण को लेकर जमकर बरसे। अखिलेश ने कहा कि जब सरकार की जानकारी में था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि इस तरीके से व्यवस्था के लिए, उसके बावजूद भी सरकार ने जानबूझकर निकाय चुनाव कराने की कोशिश की। पिछड़ों का आरक्षण ये छीन लेंगे। सरकार जानती थी, अगर हम दूसरी तरीके से कहें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है कि जब सरकार की जानकारी में था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस तरह की कहा था व्यवस्था के लिए, उसके बाद भी सरकार ने निकाय चुनाव जानबूझ के कराने की कोशिश की और पिछड़ों का आरक्षण अभी छीना है। आने वाले समय में ये दलित भाइयों का भी आरक्षण छीनेंगे। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें रास्ता दिखाया, जो संविधान के तहत हमें व्यवस्था मिलनी थी, तो उन अधिकारों को छीनने का काम सरकार कर रही है। और ये फैसला केवल निकाय का नहीं है, उनके काम करने का तरीका अगर आप देखो, जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें कहीं भी आरक्षण की कोई बात नहीं है। श्रीकृष्ण और शाही ईदगाह मस्जिद जमीनी विवाद में सीनियर डिवीजन कोर्ट में आज एक वकील की मौत पर कंडोलेंस के चलते अमीनी रिपोर्ट पर सुनवाई नहीं हो सकी है, क्योंकि शाही ईदगाह की तरफ से मुस्लिम पक्ष ने आदेश के खिलाफ ऑब्जेक्शन दायर किया, जिस पर कोर्ट ने आज मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन को रिजर्व रखा है और अगले 1 से 2 दिनों में कोर्ट मस्जिद की तरफ से हाजिर हुए वकील की याचिका पर अपना निर्णय दे सकता है, जिस पर 20 जनवरी तक अमीनी रिपोर्ट की मांग भी की गई है। ऐसे कोई सर्वे के आदेश ऑनरेबल कोर्ट के यहाँ से पारित नहीं हुए, बल्कि एक मुकदमा अचानक दाखिल होता है और उसमें सरसरी तौर पर एक इंजंक्शन एप्लीकेशन मूव कर दी जाती है और रूटीन वे में केवल मौके का इंस्पेक्शन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनरेबल कोर्ट ने आदेश पारित किए हैं। सर्वे के आदेश पारित नहीं हुए। मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ सर्वे होना और जनरल इंस्पेक्शन होना, दोनों में लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत बड़ा फर्क होता है। तो एक तो ये भ्रांति दूर हो जाए कि सर्वे के आदेश पारित हो गए। दूसरा, चूंकि हमारे पास आज तक इस मुकदमे के कोई नोटिस और संबंध किसी भी माध्यम से नहीं मिले हैं, पत्रकारों के माध्यम से, समाचार पत्रों, चैनल के माध्यम से जब हमें जानकारी हुई तो हमारे द्वारा आज ये एप्लीकेशन मूव की गई है कि साहब ऐसे ऐसे हमें जानकारी हुई है इस मुकदमे में, हम चूंकि डिफेंड नंबर 1 है, लिहाजा प्लेंटिफ से सारे मुकदमे की नकलें दिलवाई जाकर, जो भी प्रार्थना पत्र उन्होंने लगाए हैं, जो भी वाद पत्र की कॉपी है, जो भी दस्तावेज लगाए हैं, उनकी सारी कॉपीज हमें दिलवाई जाए और हमें भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल पर जनता को कमर्शियल सिलेंडर महंगा करते हुए तोहफा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। तमाम राजनीतिक दल भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन कर रहे हैं, यहां तक कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और एसपी सुप्रीमो मायावती ने भी राहुल गांधी की यात्रा पर ट्वीट करते हुए समर्थन दिया है। हमारे अंबेडकर नगर के रहने वाले उत्तर प्रदेश के मुल्क का एक बहुत बड़ा काम, बहुत बड़े मिशन पे जुटे हैं। वो जो अरब देशों में हमारे मजदूर हैं, हमारे लोग रहने वाले हैं, उनकी परेशानियों को तो दूर करते ही हैं,
ये एक मुशायरा और कप सम्मेलन गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी के आसपास, पहले बृहस्पतिवार को करते थे कि शुक्रवार को छुट्टी होती थी, अब संडे को वहाँ छुट्टी होती थी, सैटरडे करते हैं। तो वहीं रामपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा के वकील पेश हुए। इनकी पेशी 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में हुई है। इस दौरान आजम खान पक्ष के वकील ने जुराबी की। उनमें जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे मुकदमे हैं, उनमें से एक में जो कि बर्थ सर्टिफिकेट का फोर्जरी का केस है, उसमें जो विवेचना अधिकारी हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन था जो सुबह से लेकर अब शाम तक चला है। क्या रहा उसमें? तो जो हमारा पक्ष था, जो हमें गिरह करनी थी, वो सारे सवाल पूछे गए, उनके उत्तर आए। अब उनके जो भी उत्तर आए हैं उनका क्या इस्तेमाल है, वो अब जब फाइनल बहस होगी आपको तब पता लगेगा। कौन सा मामला था? बर्थ सर्टिफिकेट की फोर्जरी। कोरोना ने जब अपना कहर बरपाया तो सरकार ने कई बड़े और अहम फैसले लिए। इसमें सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक व्यवस्था पर भी रोक लगा दी गई थी, लेकिन इसे एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। हवाला दिया गया कि अभी स्थिति सामान्य है, जिसकी वजह से सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक सेवा शुरू कर दी जाए। खासकर सचिवालय कर्मचारी और अधिकारियों के लिए इसे 2 जनवरी से यानी कि आज से शुरू कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि एक तरफ सरकार कोरोना की दस्तक को लेकर के अलर्ट है, आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर तेजी दिखाई जा रही है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री प्रत्येक दिन कोविड को लेकर बैठक भी कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच स्थिति सामान्य बताई जा रही है और बायोमेट्रिक सेवा को वापस से शुरू कर दिया गया। सचिवालय कर्मचारियों ने भी इसका विरोध जताया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस व्यवस्था को फिलहाल शुरू नहीं करना चाहिए। सचिवालय कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से एक नया फरमान जारी किया गया है। इस फरमान में कहा गया है कि बायोमेट्रिक व्यवस्था जो 2 साल पहले कोरोना का हवाला देते हुए बंद की गई थी, उसे फिर से शुरू कर दिया गया है। 2 तारीख से इस व्यवस्था को शुरू किया गया है। सरकार की तरफ से कहना है कि कोरोना की स्थिति अब सामान्य है, इसलिए इस व्यवस्था को फिर से शुरू कर देना चाहिए। पिछले 2 साल पहले जब कोरोना की भयावह स्थिति थी, तब बायोमेट्रिक व्यवस्था को बंद किया गया था और कहा गया था कि इसमें एक ही डिवाइस पे कई लोग अंगूठा लगाते हैं, यानी कि कोरोना महामारी फैसले का खतरा बना रहता है। इसी वजह से इस बायोमेट्रिक व्यवस्था को बंद कर दिया गया था। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि कोरोना फिर से दस्तक दे रहा है, लगातार उसकी बैठकें हो रही हैं। मुख्यमंत्री आज भी टीम 9 के साथ बैठक की और कहा है कि कोरोना को लेकर पूरी तरह से गाइडलाइन का पालन कराया जाए और लोगों को मास्क लगाने के लिए भी अपील की जा रही है। लगातार अधिकारी, कर्मचारी, सचिवालय के कर्मचारी और यहाँ तक के जो अस्पताल हैं या फिर जो सरकारी कर्मचारी, खासकर जो सरकारी दफ्तर हैं, वहां पर भी एक नोटिस छपा की गई कि सभी लोग मास्क लगा कर आएं। ऐसे में बायोमेट्रिक व्यवस्था फिर से बहाल करने की वजह से अब सचिवालय कर्मचारियों में दोष है। उनका कहना है कि एक तरफ सरकार कोरोना की दस्तक की बात कर रही है, दूसरी तरफ उसी व्यवस्था को फिर से शुरू किया गया है जिसे कोरोना के चलते बंद किया गया था। कैमरा पर्सन शिवम के साथ तौकीर की दुबई, जनता टीवी, लखनऊ। अपना दल सोनेलाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश अपना दल सोनेलाल संगठन के सभी पदाधिकारियों के साथ में मासिक बैठक करी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि नए साल की ये पहली बैठक है। बैठक में सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि हर जिले में जाएं, अपने संगठन को मजबूत करें और आगामी 2024 के चुनावों की भरपूर तैयारी करें। निकाय चुनाव के लिए भी पार्टी तैयार है। पार्टी छोटे और बड़े चुनावों के लिए तैयार है। नगर निकाय चुनाव में भी पार्टी अपने प्रत्याशियों को खड़ा करेगी। सहयोगी पार्टी से बातचीत चल रही है, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि अपना दल अकेले नगर निकाय चुनाव लड़ेगा या फिर सहयोगी पार्टियों के साथ लड़ेगा। आज नए साल 2023 की हमारी प्रथम बैठक का आयोजन प्रदेश कार्यालय पर हुआ है और इस नए वर्ष में हम पार्टी को और मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। ऐसा संकल्प हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है। मंडल स्तरीय कार्यक्रमों के साथ साथ जिला स्तरीय समीक्षा बैठकें निरंतर पार्टी के द्वारा आयोजित की जाएंगी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर जितने भी हमारे राष्ट्रीय प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, हमारे सभी जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग पूरे उत्तर प्रदेश को मथने का काम करेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक जिले में पहुंचकर हम 2024 के लिए अपने संगठन को तैयार करेंगे।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के हिसाब से महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों में उत्तर प्रदेश देश में उच्चतम सजा दर यानी कि 59.1% है। ये राष्ट्रीय औसत 26.6 के दोगुने से भी ज्यादा है। इस मामले में बिहार दूसरे स्थान पर, राजस्थान तीसरे नंबर पर। अगस्त में जारी एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं उस हिसाब से साल 2021 में यूपी में महिलाओं के खिलाफ दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा 56,000 मामले सामने आए हैं। ये आंकड़े साल 2019 के मामलों के मुकाबले भले ही कम हो, पर साल 2020 के मुकाबले ज्यादा हैं। इसको लेकर सपा के प्रवक्ता अमित जयमई ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यूपी महिला अपराध में टॉप पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें अधिकार नहीं कि वो राज्य में सरकार चलाएं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आने के बाद 2017 के बाद महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े। पूरे देश में जो रेप की घटनाएं हैं नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश आ गया। चाहे वो यौन शोषण हो, बच्चों के मामले में पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। और आज ये जो एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं भारत सरकार के, महिलाओं के मामले में जो अपराध हैं और जो रेप की घटनाएं हैं, जो दर्शाती हैं, ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, जो हमारा पुलिसिंग सिस्टम है, वो कितना कोलैप्स हो चुका है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी को ब्यूरोक्रेट्स को डील करना नहीं आता है। उन्हें नहीं पता है कि अगर समाजवादी दौर की 1090 जो महिलाओं के लिए जो लाइन अखिलेश जी ने दी थी, अगर उसको और बड़ा बजट दे दिया गया होता और उस पुलिसिंग सिस्टम को जो महिलाओं के लिए बिल्कुल अलग लाइन थी, अगर आम थाने से अलग रखा गया होता, तो इस मामले में तुरंत एक्शन के बाद न्याय मिल पाता। यह सब दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार मोरली तौर पर जो है उसको हक नहीं है कि उत्तर प्रदेश को वो रूल करे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोलागढ़ में नवनिर्मित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने झाड़ीपानी गांव में बनने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास का शिलान्यास भी किया और संपर्क स्मार्टशाला टीवी डिवाइस के साथ स्पोकन इंग्लिश कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम के साथ में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, स्थानीय विधायक सविता कपूर और शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी भी मौजूद रहे। हल्द्वानी में रेलवे अतिक्रमण हटाए जाने के हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जहां एक तरफ प्रशासन ने अतिक्रमण क्षेत्र की पिलर बंदी करते हुए अग्रिम कार्रवाई शुरू की है, तो वहीं दूसरी तरफ रेलवे के एडीआरएम सहित अन्य अधिकारियों ने प्रशासन के साथ रेलवे की अतिक्रमण भूमि का निरीक्षण किया है, जिसके बाद अब जल्द ही अतिक्रमण हटाया जाएगा। रेलवे और प्रशासन के अधिकारियों ने बैठक करते हुए रणनीति बनाई और उससे पूर्व रेलवे की संपत्ति को कैसे सुरक्षित और संरक्षित किया जाए, इसके लिए विस्तार से चर्चा हुई है। जानते हैं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एक आदेश दिया गया है और उस आदेश का अनुपालन कितने प्रभावी तरीके से और अच्छी प्रकार से हो, इसके लिए रेलवे के साथ एक समन्वय बैठक हुई और उसमें निरीक्षण भी किया गया है पॉइंट्स का और पूरे स्थल को देखा भी गया है। उसी के संबंध में एक बैठक थी, कैसे आदेश का अनुपालन उचित प्रकार से और जो मुनादी वो सब चीज़ें कैसे हो रही कैसे हैं। देखिए, माननीय न्यायालय के द्वारा सार्वजनिक सूचना नोटिस दिए जाने की बात थी और उसमें आप देख रहे होंगे कि लाउड स्पीकर से भी सूचना प्रसारित की जा रही है, पेपर में भी पब्लिकेशन किया गया है और साथ ही अगर मुनादी की आवश्यकता है तो मुनादी भी सर कब से हटाई जाएगी? देखिए, ये डेट यहाँ पर बताना उचित नहीं है, हाँ, लेकिन ये है कि अनुपालन जो है किया जाए। हर सोमवार के तर्ज पर आज भी जिलाधिकारी सोनिका ने अपने कार्यालय में जनता दरबार लगाया था। इस दौरान जिलाधिकारी सोनिका ने जनता दरबार के दौरान सभी लोगों की समस्याएं सुनकर मौके पर ही निस्तारण करने का प्रयास किया। आज की बात करें तो लगभग 76 ऐसी शिकायतें थीं जो उन्हें मिली हैं, जिसमें पानी और जमीन संबंधी शिकायतें अहम रहीं। साथ ही कुछ शिकायतें ऐसी जिनका मौके पर ही निस्तारण किया गया। बाकी शिकायतों के निवारण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। आज करीबन 76 प्लस कंप्लेंट्स आई थी हमारे यहाँ, मेनली लैंड फ्रॉड से रिलेटेड और पानी बिजली की जो भी शिकायतें थी उनसे रिलेटेड था। तो हमने सभी को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि तत्काल उनका निस्तारण करें। आज करीबन 76 प्लस कंप्लेंट्स आई थी हमारे यहाँ, मेनली। तो वहीं बागेश्वर में भी जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने जनता दरबार लगाते हुए लोगों की समस्याएं सुनी। छोटी मोटी समस्याओं को मौके पर ही निस्तारित किया गया। साथ ही अन्य आवेदनों के निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को पूरी जवाबदेही के साथ त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
जनता दरबार में टोटल मुझे 23 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से ऑनलाइन 4 शिकायतें थी और 19 फिजिकल शिकायतें मेरे पास आई। आज जो जनता दरबार में शिकायतें आई हैं वो मोस्टली जो पेयजल समस्या है, हमारी बिजली की समस्या है और राशन कार्ड की समस्याएं थी, ये सभी शिकायतें प्राप्त हुई थी। और 83 में से हम 37 शिकायतों का निस्तारण कर चुके हैं, विच इज़ आधे से ज़्यादा नंबर। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ी है, जैसे अगर रोड पे ऊपर से मलबा आ रहा है तो उसका एस्टिमेट आपदा में गया हुआ है, उसको सैंक्शन होने में टाइम लगेगा, या किसी को मुआवजा अगर बढ़ रहा है तो उसका मुआवजा बनने के लिए पैसे की डिमांड गई है, वो इमीडिएट सॉल्व नहीं हो सकता है। जैसे अभी पानी की समस्या या राशन कार्ड की समस्या, वो इमीडिएटली सॉल्व नहीं होगी। हल्द्वानी में अभी कुछ समय पहले ही अतिक्रमणकारियों से रेलवे विभाग की जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया था, जिसके बाद से वन विभाग की खाली पड़ी जमीन पर अतिक्रमणकारियों के आने की आशंका को देखते हुए वन विभाग अलर्ट मोड पर है। वन क्षेत्र में अतिक्रमण न हो, इसके लिए प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। डीएफओ संदीप कुमार का साफ तौर पर कहना है कि रेलवे की अतिक्रमण की गई भूमि के पास ही वन विभाग की भूमि है, लिहाजा उन जगहों पर अतिक्रमण से हटाए जाने वाले लोगों के आने की आशंका को देखते हुए वन विभाग ने 4 टीमें बनाई हैं, जो कि निरंतर वन विभाग की भूमि की मॉनिटरिंग करते हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएंगे। डीएफओ संदीप कुमार का यह भी कहना कि वन विभाग की टीमें 24 घंटे अलर्ट मोड पर हैं। कि अभी जो हमारा, क्योंकि अभी जो इंदिरा नगर रेलवे फाटक है उससे ऊपर हल्द्वानी तक जो है ये पूरी टोटल अतिक्रमण की जो भूमि है, अतिक्रमणकारियों को हटाया जा रहा है। और इसके एग्जैक्टली सामने वाली जो जगह है इंदिरा नगर से लेके और ऊपर गोला पुल तक, और उसके बाद गोला पार भी जो हमारी आईएसबीटी को जो पूर्व में हमने भूमि दी थी या फिर जू वाली भूमि, इस पे जो है अतिक्रमणकारियों का जो है बसने की और या फिर अपनी जो है टेम्परेरी वो बनाने की जो है फुल संभावना है। तो इसके दृष्टिगत जो है हम पूर्व से ही चौकसी बरती जा रही है हमारे द्वारा, और हमने जो है इसमें 4 टीमें जो है वो बनाई हैं, और जो रात को अलग टीमें जो हैं इस एरिया में जो तैनात होती हैं और सुबह अलग टीमें इस एरिया में तैनात होती हैं। और इसके उपरांत ये 4 टीमें हैं। और इसके उपरांत उत्तरकाशी के टॉन्स नदी में लापता युवक का एक दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। दरअसल साल के आखिरी दिन का जश्न मनाने दोस्तों संग गया था मोरी के सांद्रा में युवक। रात के समय सांद्रा मैदान में जश्न के दौरान फिसलने से युवक टॉन्स नदी में गिर गया, हादसे का शिकार हुआ, जबकि दूसरा युवक झाड़ी में फंस गया था। लापता युवक बड़कोट तहसील के तिरखली गांव का बताया जा रहा है और एसडीआरएफ टीम टॉन्स नदी में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नववर्ष के मौके पर प्रदेश को 102 निकायों में ओपन जिम का वर्चुअल लोकार्पण करते हुए सौगात दी। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तरकाशी के लदाड़ी में 2 लाख की लागत से ओपन जिम का गंगोत्री से विधायक सुरेश चौहान ने लोकार्पण किया। विधायक और नगरपालिका अध्यक्ष ने जिम पर कसरत करते हुए फिट रहने का संदेश भी दिया। उत्तरकाशी के 6 निकायों में ओपन जिम की सौगात दी गई है। हमारे सरकार की जो मंशा है कि जो नगर क्षेत्रों में जहाँ पर पार्क हैं, हमारे जो उस मोहल्ले के रहने वाले, उस वार्ड के रहने वाले लोग हैं, वो सुबह शहर को स्वच्छता भी रखें। और जिम का जो यहाँ पर आज जो है हर जगह पूरे